हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अ न्यू यूट्यूब चैनल। इस चैनल का पर्पस ये है कि इसमें हम एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर, हर एक आर्टिकल और प्रेफरेबली सारे सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। द मेजर क्वेश्चन अराइजेस that there are so many books in the market, there are so many very good private publications also, तो क्या NCERT पढ़ना essential है? The answer is that yes, NCERT पढ़ना utmost essential है। In fact, चाहे हम बेसिक सिलेबस को टारगेट करके नहीं भी चल रहे, चाहे हमारा टारगेट IIT JEE या नीट या एम्स क्रैक करना है, still NCERT is definitely a must। सो एनसीईआरटी पढ़ना क्यों एसेंशियल है, एक बार ये क्लियर होना चाहिए। सो द फैक्ट इज वी नो दैट एनसीईआरटी, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दिस इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच फॉलोज द गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि आज के प्रेजेंट पैटर्न में अगर सीबीएसई का कोई एक क्वेश्चन पेपर सेट होता है या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट कंडक्ट कर रही है, आईआईटी जेईई कंडक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली जो अथॉरिटीज एनसीईआरटी की राइटर हैं, इनडायरेक्टली वही अथॉरिटीज हमारा सीबीएसई एग्जाम और नीट या आईआईटी जेईई भी सेट कर रही है। सो डेफिनेटली दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई वी शुड स्टिक विद एनसीईआरटी। इट इज ट्रू कि मार्केट में कई अच्छी बुक्स हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एनसीईआरटी के स्टाइल को आज तक ढंग से कॉपी नहीं कर पाई। द फैक्ट इज एनसीईआरटी की बुक जब लिखी जाती है तो उसमें सारे एनजीओज, टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल, सारी रेलेवेंट अथॉरिटीज, सबके सजेशंस लिए जाते हैं और इसीलिए एनसीईआरटी का स्टाइल सबसे यूनिक और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है। एंड वंस द बुक वाज ओरिजिनली रिटन, उसके बाद हर एक चैप्टर, हर एक आर्टिकल पर प्रॉपर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुई और फिर हर एक सेक्शन से सजेशंस लिए गए। उसके बाद रिफाइन होने के बाद ये बुक जो फाइनल फॉर्मेट में अब हमारे पास है, दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ गेनिंग नॉलेज। द फैक्ट इज कि एनसीईआरटी के तो एक एक आर्टिकल पर और इनफैक्ट हर एक लाइन पर बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई है। उस लाइन की इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इस पर बड़े अच्छे से राइटर्स ने और साइंटिस्ट्स ने विचार किया है, क्योंकि एनसीईआरटी जो हम +1 +2 में डील कर रहे हैं, इट इज द फाउंडेशन ऑफ हायर स्टडीज। सो राइटर्स ने इंश्योर किया है कि आप इसमें जो भी लिख रहे हैं वो हायर स्टडीज की किसी भी चीज से कंफ्लिक्ट ना करें, रादर ये हायर स्टडीज के लिए बहुत अच्छा फंडामेंटल बेस तैयार करें। हम ये बात कर रहे थे कि व्हाई शुड इट बी सो कि अगर हम स्कूल एग्जाम से, सीबीएसई के मार्क्स से उतना ज्यादा कंसर्न नहीं है और हमें सिर्फ कंपटीशन में एक्सेल करना है, फिर हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ें? लेट अस से किसी का टारगेट है आईआईटी जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लाना, तो फिर हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ें? इस क्वेश्चन का आंसर भी खुद क्वेश्चन में ही छुपा है। द फैक्ट इज एनसीईआरटी ने क्लियर कट वे में लिखा है कि हम नॉलेज को इस तरीके से सिखाना चाहते हैं कि बच्चा बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के एक ऑल टुगेदर न्यू चैलेंजिंग प्रॉब्लम को टैकल कर सके। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस लेट अस से जेईई एडवांस या एम्स में आते हैं और उसी थिंकिंग को ध्यान में रख के एनसीईआरटी हमारा फंडामेंटल बेस तैयार करती है। And remember, without a strong base, we can never think of grasping the higher concepts of physics. किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का एनसीईआरटी का एक बड़ा यूनिक स्टाइल है। नो डाउट प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स ने भी काफी अच्छी कोशिश की है, लेकिन वो लोग सिर्फ कोशिश ही करते रह गए। जो एनसीईआरटी ने मेथड अडॉप्ट किया है, उस लेवल तक कोई भी सिंगल पब्लिशर या तरह से 5-10 राइटर्स का ग्रुप कभी भी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता। एनसीईआरटी का जो क्लियर कट मेथड है वो ये कि दे विल एक्सप्लेन अ गिवन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम इन वेरी गुड वर्ड्स। उसके बाद दे विल फॉलो इट अप विद अ नंबर ऑफ गुड एग्जांपल्स और फिर उसके बाद
उन्होंने उसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए चैप्टर के एंड में एक चैप्टर एक्सरसाइज दी है। चैप्टर एक्सरसाइज में सारे प्रॉब्लम्स बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। कहीं पर आपको सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूछा गया है, कहीं पर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पूछा है और बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस भी वहां पर इन्वॉल्व है। कई क्वेश्चंस में सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ही है, बट एटलीस्ट उससे हमारे फॉर्मूला की अप्लाई करने की प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से। सो द फंडामेंटल फोकस ऑफ राइटर्स इज कि हर तरीके से फिजिक्स के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाए, वेदर इट इज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट और न्यूमेरिकल सॉल्विंग पार्ट, और कई जगह पर जो फिजिक्स में होना भी चाहिए। एनसीईआरटी ने ऐसा मेथड अडॉप्ट किया है कि एक चीज की उन्होंने आपको डायरेक्ट थ्योरी नहीं बताई, लेकिन चैप्टर के एक्सरसाइज में उन्होंने उस थीम पर क्वेश्चन पूछ लिया। दे आर एक्सपेक्टिंग कि कहीं पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स पर हम अपना दिमाग लगाएं, हम बिल्कुल जीरो से सोचें कि हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, हाउ टू अराइव एट अ सॉल्यूशन। सो यही साइंस पढ़ने का बेस्ट तरीका भी है। सो एज एक्सपेक्टेड इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एनसीईआरटी राइटर्स का प्लान देखिए। दे नो कि एनसीईआरटी इज अ फंडामेंटल बुक, आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से क्लियर कर देगी ये बुक। चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आपके सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बट द राइटर्स ऑफ एनसीईआरटी नो कि उसके बाद हमें आईआईटी जेईई और नीट या मे बी कुछ जगह के वेटरनरी एंट्रेंसेस, एग्रीकल्चरल एंट्रेंसेस भी क्रैक करने हैं। सो फंडामेंटल्स और एंट्रेंस के लेवल के बीच का ब्रिज गैप करने के लिए, गैप फिल करने के लिए एनसीईआरटी ने एक और बुक भी इंट्रोड्यूस की, दैट इज द ग्रेट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसी चुनिंदा प्रॉब्लम्स हैं जो आपको अपने एंट्रेंस में, जेईई में भी, मेन एंड एडवांस और नीट में या एम्स में भी आपको वो प्रॉब्लम्स सीधा सीधा भी मिल जाती हैं, या फिर विद अ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन वो प्रॉब्लम्स एंट्रेंस में आती ही रहती हैं। टिपिकली एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं दे रिक्वायर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी वो सीधे सीधे नहीं है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं है। रादर उन प्रॉब्लम्स में हमें एक रियल लाइफ की ऐसी सिचुएशन में ले जाके छोड़ दिया जाता है जहां हमें फिर जीरो से सोचना है कि यहाँ फिजिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। सो मोस्ट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स आर सो जनरल कि फिर आप उनमें न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल भी फ्रेम कर सकते हैं, बट एग्जाम्पलर की कोशिश रहती है कि वो एक जनरलाइज्ड प्रॉब्लम आपसे सॉल्व करवाए। सो आई रिपीट, पिछली सारी डिस्कशन को ध्यान रखिए कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, हाउ डू वी बिकम from zero to hero in a particular concept. I will give you example of one simple article. Suppose NCERT discusses Newton's second law. So Newton's second law is saying that the net external force acting on a system is equal to rate of change of its linear momentum. यानी F vector equal to dp vector by dt. जब NCERT ने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, so again we can relate with the same things that we know change in momentum delta p vector is now f delta t. इस change in momentum को ही हम कहते हैं impulse. So on one hand impulse को approach करने की एक approach है, it is change in momentum, यानी m into final velocity vector minus initial velocity vector. A second way of approaching the same problem is impulse is force into time. So NCERT ने 5-6 बड़े अच्छे डायरेक्ट एग्जांपल्स लिखे हैं. Like think of this first example. A fielder is trying to catch a ball. एक बॉल को बैट्समैन ने हिट किया, बॉल की स्पीड v है और फील्डर बॉल को जब भी कैच कर लेगा और वो खुद के रिस्पेक्ट में फाइनली उसे रेस्ट पर ले आएगा, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल इज गोइंग टू बिकम जीरो.
इसका मतलब है चाहे फील्डर की बॉल को कैच करने की टेक्निक काफी अच्छी है या काफी खराब है, दोनों ही केसेस में अगर वो बॉल को कैच कर रहा है तो फिर चेंज ऑफ मोमेंटम दोनों केसेस में सेम है। सो एनसीईआरटी नाउ टेल्स अस बाय अ वेरी गुड डायग्राम, और डायग्राम आप साइड में देख सकते हैं। सो ये डायग्राम नहीं, ये खुद एक एनिमेशन है ऑलमोस्ट। सो द डायग्राम इज टेलिंग अस दैट चेंज इन मोमेंटम यानी फोर्स इनटू टाइम इज सेम इन both the cases, but if the fielder begins catching the ball with a good technique, वो अपने हैंड्स को बॉल की तरफ ले गया, ग्रेजुअली बॉल को धीरे धीरे रेस्ट पर ला रहा है, he takes a lot of time in catching the ball, जो इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स जो क्या है, फोर्स इनटू टाइम, उसमें अगर आपने टाइम ज्यादा लिया then the resultant force on your hands is going to be very small. That means साधारण शब्दों में प्लेयर को कैच लेते हुए हाथों पर चोट नहीं लगेगी। But if our technique is bad, we simply catch the ball, then the catching process takes such a small time कि उसमें प्लेयर के हैंड पर फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। लाइक गली क्रिकेट खेलते हुए कई बार हम लोग अगर गलत टेक्निक से कैच करते हैं तो फिर हाथ पर काफी चोट लगती है। सो एनसीईआरटी ने इस चीज का एक एग्जांपल दिया। देन ही प्रोसीड्स विद, आप स्क्रॉल करेंगे इस आर्टिकल को, ही प्रोसीड्स विद मेनी मोर एग्जांपल्स। देन यू गो टू द चैप्टर एक्सरसाइज। एनसीईआरटी ने सेकंड लॉ पर, क्योंकि अभी मैं इसी एक आर्टिकल की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ सेकंड लॉ पर देखिए कितने सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस दिए हैं। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा दे आर ऑल बेसिक क्वेश्चंस, और लेट अस से 11th के स्कूल एग्जाम वगैरह में इसी लेवल के क्वेश्चंस आने की होप होती है। तो अगर हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं, देन इट वुड बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। सो जब हम इवेंचुअली इस चैनल पर ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तो फिर आप देखेंगे कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी ने लिखी नहीं है लेकिन वो इम्प्लाइड है। लाइक द राइटर्स आर एक्सपेक्टिंग कि ये चीज पढ़कर बच्चे कुछ चीजें खुद इन्फर करेंगे। सो नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल सिंप्लीफाई दोज थिंग्स फॉर यू। और इवेंचुअली आप जब एनसीईआरटी से गो थ्रू होंगे यू विल फाइंड कि अब इनकी अप्रोच का सेकंड एस्पेक्ट देखिए। न्यूटन सेकंड लॉ पर एग्जाम्पलर में देखिए कितने चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं। So there is this question on your screen जिसमें आंसर तभी आएगा जब हमें वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। There is another question on second law, then there are many other problems also. So to sum up, जब आप एग्जाम्पलर से इसके क्वेश्चंस करेंगे then we have to think out of the box, तब हम कॉम्पिटिटिव मोड में आ जाएंगे। और यही हमारा लेट अस से एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट तरीका होगा एनसीईआरटी को पढ़ने का कि वी शुड कॉम्प्लीमेंट इट विद द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आल्सो। सो आई कैन अश्योर यू कि अगर हमने एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ ली है, चैप्टर एक्सरसाइज की एक एक प्रॉब्लम की है, उसके बाद एग्जाम्पलर पर भी काफी टाइम स्पेंड किया है, देन वी आर रेडी टू क्रैक द नेशनल एंट्रेंस। उसके बाद ऑफ कोर्स आप लोग कुछ और बुक्स अगर पढ़ेंगे दैट विल ओनली इंक्रीज योर लेवल ऑफ नॉलेज। आप किसी इंस्टीट्यूट का पैकेज वगैरह लेंगे तो दैट विल एक्सपोज यू टू मेनी मोर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो देयर इज अनदर वेरी गुड पैकेज व्हिच आई हैव पर्सनली डिजाइन्ड, और जिससे लास्ट 12 इयर्स से स्टूडेंट्स काफी बेनिफिट उठा रहे हैं। सो यू कैन परचेज आवर पैकेज आल्सो, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो द फैक्ट इज that we can now appreciate कि NCERT का जो तरीका है वो क्या है। However, one more thing you will find कि कुछ चीजें NCERT डायरेक्टली नहीं लिखती। Like NCERT का एक क्लियर कट फंडा है कि वो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं which is a thought provoking subject। NCERT स्पून फीडिंग वाले मोड में नहीं जाती like many other textbooks, क्योंकि कॉन्सेप्ट को ओवर सिंप्लीफाई करने से फिर हम कॉन्सेप्ट की डेप्थ को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। सो एनसीईआरटी के राइटर्स ने ऐसी लैंग्वेज लिखी है जैसा पोएट्स लिखते हैं।
कि they will not explain the let us say meaning of each and every word. They have left a lot of things for you to interpret. So I will be the bridge between NCERT and you, and I'll try to simplify all those things. NCERT के बारे में आपने एक चीज और नोट की होगी. सपोज एक स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से एक 10th पास स्टूडेंट ने NCERT पिक की. He tries to read everything line by line. तो फिर in my experience ऐसा कभी नहीं होगा कि NCERT हमें 100% क्लियर हो रही है. अगर आपने NCERT कभी ऑनेस्टली पढ़ के देखी है वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन, तो जरूर आपके बुक में बहुत सारे रेड मार्क्स होंगे कि ये चीज हमें क्लियर नहीं हो रही, विच इज वेरी नेचुरल थिंग, बिकॉज NCERT ने जो चीजें लिखी हैं, नो डाउट इनका पर्पस तो फंडामेंटल्स एक्सप्लेन करना है, बट दे ऑल्सो लिंक देम विद द हायर थिंग्स, द थिंग्स ऑफ लेट अस से BSc फिजिक्स एंड MSc फिजिक्स, क्योंकि NCERT नहीं चाहती कि किसी भी स्टेज पर वो एक ऐसा लेट अस से ऐसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिख दें जो हायर साइंसेज में जाकर फेल हो जाए. दैट नेवर हैपेंस. सो हमारे लिए इस स्टेज पर ये लाइंस इंटरप्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. सो नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल सिंप्लीफाई ऑल दोज थिंग्स फॉर यू इन अ वेरी गुड मैनर. सो आई विश यू गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन. और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को अपने सारे ग्रुप में शेयर करें, अपने फ्रेंड से भी कहें चैनल को सब्सक्राइब करें. इट वुड बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्हें लेट अस से ट्यूशन फीस देने के लिए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और इन जनरल इट इज यूजफुल फॉर एवरीबॉडी. सो थैंक यू.